कैलवसत अपनी जैकेट के अंदर पस्त वल छिपाकर बर्श में भीगता हुआ चौधरी अली की हवेली की जानिब जा रहा था। इसने सारी उम्र चौधरी बशीर और फिर उसके बेटे चौधरी अली की गुलामी की थी और उनके कहने पर लोगों पे जुल्म किया था और उनकी बिदुआएं ली थीं, लेकिन फिर भी चौधरी मदद मुश्किल वक्त में इसके काम नहीं आता था। आजकल उस्ताद के पास मौके था कि वो अली को मारकर रास्ते से हटा दे और लावारिस हवेली और ज़मीनों पर कब्ज़ा जमा ले, क्योंकि चौधरी मदरसा के मरने के बाद इस हवेली का कोई वारिस नहीं रहना था। कालो उस्ताद लालच और इंतकाम में इंधा हो चुका था। जल्द ही वो होली में इस तरफ पहुंचा जहां होली का जनाना हिस्सा था। कालो जानता था कि इस तरफ कोई भी खातून न होगी, क्योंकि छोटी चौहदियानी इस्नत मनीब के इश्क में गिरफ्तार होकर हवेली छोड़ चुकी थी और अब इसके वापस आने का कोई इम्कान नहीं था। अब औली में चौधरी मदरसा ही बचा था, जो नौजवान और कम एकल था। उसे काबू करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कालो उस्ताद चाहता था कि ये काम आज ही ख़त्म हो जाए, अगला दिन उसके लिए आसानियाँ लेकर आए और वो अपनी बेदमाशी से हवेली और ज़मीनों पे कब्ज़ा करके उस इलाके का भी ताज बादशाह बन जाए। कालो उस्ताद ने वहीं पे खड़े होकर दीवार की बुलंदी का जायजा लिया और फिर थोड़ी सी कोशिश करके चढ़ गया और अगले ही लम्हे हल्की सी आवाज़ के साथ सहन में कोड़ गया। साथ ही वो कमरा था जो चौधरी अली ने सूफिया को रहने के लिए दिया हुआ था। चौधरी मदरसा खुद तो अपने कमरे में जाकर सो चुका था, लेकिन सोबिया भी जाग रही थी। वो अंदर से बेचैन थी कि मेरे भाई के साथ चौधरी मदरसा क्या करेगा। वो चाहती थी कि किसी भी तरह इसके भाई मनीब की जान बख्शी हो जाए, चाहे से कोई भी कीमत चौकानी पड़ जाए। वो चौधरी मुंदसिर को अपने प्यारे भाई की जान बख्शी की कोई भी कीमत अदा करने को तैयार थी, यहाँ तक कि अपना जिस्म भी दे सकती थी और उसकी नौकरानी बनने को तैयार थी। भाई की मोहब्बत एकदम से हर चीज़ पर गालिब आ गई। जाने से कमरे में टहल रही थी जब इसे एकदम से धपकी आवाज़ सुनाई थी। ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई दीवार फलांग के हवेली में आया हो। हालांकि बाहर बारिश का शोर था, फिर भी सोबिया को ज़मीन की लर्जिश और आवाज़ें अंदाज़ा हो गया था कि कोई दीवार फलांग के अंदर आया है। एक बार तो वो खौफजदा हो गई थी कि शायद कोई चोर वगैरह आया हो, लेकिन अगले ही लम्हे उसके दिल में ख्याल आया, यकीना मेरा भाई मनीब होगा जो मुझे ढूंढता हवा यहाँ पे आया होगा। हालांकि मनीब तो इस वक्त शहला भाग भी अपनी ताकत आजमा के मज़े से सोया हुआ था। अस्सी वक्त बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। सूफिया के लिए अब कमरे में रहना मुश्किल हो गया था। अगर तो वो मनीब था तो फिर सूफिया का इससे मिलना इंतहाई ज़रूरी था। फिर वो बासानी मुनीर के साथ फरार हो सकती थी, लेकिन ये भी मुमकिन था कि वो मनीब ना हो। अगर कोई चोर वगैरह होता तो सूफिया के लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। इसलिए सोबिया ने कमरे में नज़र दौड़ाई तो उसको लकड़ी का एक मजबूत सा डंडा मिला। सोबिया ने अपनी हिफाजत के लिए डंडा हाथ में पकड़ा और फिर बाहर जाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर के बाद उसने दिल को मजबूत किया और आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। बाहर ठंडी हुआ और बारिश की तेज़ बूंदों ने उसका इस्तकबाल किया। सामने कोई न था, लेकिन उसे अंदाज़ा था कि जो कोई भी दीवार पिलान के अंदर आया था वो चौधरी अली के कमरे की तरफ या फिर हवेली के इस हिस्से की जानिब गया होगा जिस तरफ मर्दाना हिस्सा और मुलाजिमों के क्वार्टर वगैरह बने हुए थे। वो दब्बे कदमों आगे बढ़ने लगी। काल उस्ताद जब दीवार प्लांग के हवेली में दाखिल हुआ तो उसका रख चौधरी अली के कमरे की जानिब था। एवली के छुपे छुपे से वाकिफ था। जल्द ही वो चौधरी मुदर्रिस के कमरे के बाहर पहुंच गया। अगर उसकी जैकेट वाटर प्रूफ ना होती तो वो बारिश में कब का भीग चुका होता। उसको रोशनदान से निकलती हल्की रोशनी से अंदाज़ा हुआ कि चौधरी अली के कमरे में कोई लगत वगैरह रोशन है। इसका मतलब ये था कि वो भी जाग रहा होगा
लऊ उस्ताद ने दरवाजे के छोटे से सुराख से झांक कर देखा तो चौधरी मुदर्रिसा लेटा हुआ था। इसकी आंखें बंद थीं। मालूम नहीं कि वो सो चुका था या फिर जाग रहा था, लेकिन कालों को अपना काम करने की इतनी जल्दी थी कि उसने पिस्तौल जैकेट की जेब से निकाला और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा खुलता चला गया। ये तो काल उस्ताद पहले से ही जानता था कि चौधरी काफी लापरवाह इंसान है और अक्सर दरवाजा खुला छोड़कर ही सोता था। जैसे ही काला उस्ताद अंदर दाखिल हुआ, चौधरी मुदर्रिसा ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर फौरन आंखें खोल दें। वो भी सोया न था, जाग रहा था, क्योंकि 10 मिनट पहले ही सोफिया को इसके कमरे में छोड़कर आया था। कालो सदात को आधी रात के वक्त पिस्तौल समेत अपने मैं देखकर जौहरी नजर उठ के बैठा और हैरानगी से उसे देखते हुए बोला, कालो उस्ताद तो है ना? तो इस वक्त यहाँ कोई मसला बन गया है क्या? क्योंकि तो काफी वक्त से मुझे नजर नहीं आया था। लेकिन कालो उस्ताद ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर पिस्तौल उसकी तरफ सीधी की और बोलना, चौधरी तेरा वक्त पूरा हो गया है, अपनी मौत को आंखों के सामने देख लें। कालों की बात सुन के चौधरी मुदर्रिसा मजीद हैरान हुआ और फिर थोड़े गुस्से से बोला कि सब खैर तो है ना? तो उन्हें पी रखी है क्या जो मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हो? कालो उस्ताद ने पिस्तौल का दस्ता अली के सिर पे ऐसे मारा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर उसने चौधरी मुदर्रिसा को बालों से पकड़ा और पिस्तौल इसकी तरफ बिला के, तेरा वक्त आ गया है, तेरी खातिर मैंने बहुत सारे गुनाह किए, आखिरी गुनाह तेरे कत्ल का करूंगा और फिर तौबा कर लूंगा। चौधरी अली मौत को सामने देखकर थर थर कांपने लगा और काल उस्ताद से बोला कि मैंने तेरा किया भी गुनाह है, मुझे जिंदा छोड़ दो, जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बोलो क्या चाहते हो? एक और वारिस के सिर पे किया तो मदरसा चिकर खाकर जमीन पे गिर गया। वो समझ गया था कि इसका आखिरी वक्त आ गया है। वो अपना कसूर नहीं जानता था, लेकिन यूं बेवक्त मरना भी नहीं चाहता था। अब उसकी उम्र ही क्या थी? है मालिक, मुझको जिंदगी बख्श दे, मैं हर गुनाह से सच्ची तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे, आइंदा से कभी भी तेरी नाफरमा नहीं करूँगा। अली ने टूटे लफ्ज़ों और डूबते हुए दिल से गुनाहों से तौबा की और कालवेस की तरफ से आखिरी वार का इंतज़ार करने लगा, जो कि यकीनन गोली का ही था। उसके असर से खून निकलकर चेहरे और गर्दन को तर्क कर रहा था। कालो उस्ताद ने मज़ीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और नीचे गिरे चौधरी घर पे झुककर इसकी गर्दन पकड़कर दबाना शुरू कर दी। वो गोली हिस्सा ले नहीं चला रहा था, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनकर पहरेदारों और मुलाजिमों ने मुंट में यहाँ पहुँच जाना था और फिर उसके लिए मुश्किल पैदा हो जानी थी। अली की गर्दन पे कालो उस्ताद के हाथों का बंदा सख्त होता जा रहा। अली की सांस रखने लगी, लेकिन अस्सी वक्त ठुक की आवाज़ आई और फिर इसकी गर्दन से कालो उस्ताद की गिरफ्त खत्म हो गई। अली ने डूबती आंखों से जो मंजर देखा वो हैरान किन और ड्रामाई था। सोफिया के हाथ में ये मजबूत ठंडा था और वो कालो उस्ताद के सर पर एक ज़बरदस्त वार कर चुकी थी। लाल उस्ताद ज़मीन पर ढेर हो गया था। पता नहीं सोफिया कब और कैसे मौके पे पहुंची और अली की जान बचाने का सबब बनी थी। दरअसल आज अब डंडा पकड़कर कमरे से निकली और चौधरी मुदर्रिसा के कमरे की तरफ आई तो दरवाज़ा खुला देखकर वे चौंक गई। जैसे ही वो मज़ीद करीब आई, उसने चौधरी सिर और गाल उस्ताद के दरमियान होने वाली तमाम बातें सुने। वो फौरन समझ गई कि चौधरी का ख़ास तरीन बंदा इसका जानी दुश्मन बनकर आया है। पहले तो उसने सोचा कि खामोशी से वापस कमरे में चले जाएं और कालस सास को अपना काम करने दें ताकि उसकी जान भी छोड़ जाए और उसके भाई मनीब के सर से वला भी टल जाए। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो इस लड़के को यूं मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। वो बहुत नाजुक दिल की लड़की थी, इसे हर कीमत पर चौधरी अली की जान बचानी थी। बाद में जो भी हो उसका मकदर था। सवाबिया को याद था कि इसके माँ बाप ने और फिर इन दोनों बहन भाइयों ने सारी
उमर इस हवेली वालों का नाम आम नमक खाया था और अब वो नमक हरामी नहीं करना चाहती थी। बस इसने जब देखा कि काल उस्ताद अली की गर्दन दबूस के बैठा है और अली के पास 1-2 मिनट का वक्त रह गया है, तो वो अचानक से होश में आई और दब्बे कदमों अंदर घिस गई। डंडा काल उस्ताद के सर पर दे मारा तो वो बेहोश होके गिर पड़ा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी गेम एक लड़की हिस्सों से खराब हो जाएगी। कलवसट को गराने के बाद सौविया ने अली का सिर अपनी गोद में रखा और उसका चेहरा अपने डोटे से साफ करने लगे। अली होश में था। वो समझ गया था कि सूफिया ने अपनी जान पे खेलकर बाजी इसके हक में पलट दी है। फिर सूफिया ने कमरे से बाहर निकलकर गेट वाले चौकीदार को आवाजें दें तो वो भागता हुआ या और अंदर का मंजर देखकर दहिश्त ज़दा हो गया। ठीक 10 मिनट के बाद करीमदाद और सौविया चौहद्री मंदरसर को गाड़ी में डालें शहर के हस्पताल की जानिब जा रहे थे। मौसम अभी भी खराब था, लेकिन पहले से इतना संवरता था कि वो किसी न किसी तरह अस्पताल पहुंच गए। चौहद्री मदरस को डॉक्टरों के हवाले करके करीमदाद पुलिस स्टेशन चला गया और बात बड़ी हंगामा खेज थी। कालोसाद को पुलिस ने जख्मी हालत में हवेली से गिरफ्तार कर लिया था और अगले दिन अस्पताल से थाने की ज़रूरी कार्रवाई निपटाकर चौहद्री मुदरसा हवेली वापस पहुंचा तो सारे वक्त सौबिया उसके साथ रही। शर्मिंदगी और एहसानमंदी से अली की आंखें झुकी हुई थीं। सौबिया एकदम से इसकी मोहसिन बन गई थीं, लेकिन सूफिया का कहना था कि उसने ये सब अपना फ़र्ज समझ के क्या था, क्योंकि हवेली वालों के हम पे बहुत ज़्यादा एहसान है। शाम को अली सौबिया के साथ बैठा चाय पी रहा था जब इसने सूफिया से पूछा कि तुम्हारे एहसान का बदला मैं कैसे झुकाऊं, तो सूफिया ने कहा कि सिर्फ मेरे भाई मुनीर की जान बख्शी कर दो ताकि वो और इसना बेवी अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकें। तो अली सूफिया की तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाहूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? सोबियान शर्मा के चेहरा दूसरी तरफ क्या और बोली कि अगर तुम्हारी पहली बीवी को एतराद ना हो तो मुझे कोई मसला नहीं। अली मुस्कुरा के बोला, इसने अपनी मर्जी से अलीहिदगी के कागजात भेजे थे जो मैं साइन कर चुका हूँ। अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। सोबिया ने सिर झुकाकर अली का रिश्ता कबूल किया। असीस भी जब सौ के उठा तो वह रात वाले वाक़ये पे काफ़ी शर्मिंदा था। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो शहला भाभी के सामने खुद पे कंट्रोल क्यों न रख पाया और इसना को धोखा दिया, जो कि अच्छी बात नहीं थी। लेकिन शहला बहुत खुश थी। रात इसकी मुनीब ने तसल्ली जो करवा दी थी, वो मुनीब की आगे पीछे घूम रही थी ताकि आज दोबारा से इसका रिश्ता छोड़ सके। लेकिन मुनीब इश्ना को लेकर यहाँ से चला जाना चाहता था। वकार जब ड्यूटी से वापस आया तो उसने मुनीब, शहला और इस्ना को इत्ला दी कि रात हवेली में ऐसे वाक़यात हुए हैं और हर तरफ बात फैली हुई है। तो मुनीब अपनी बहन सौबिया के बारे में जानकर हैरान हुआ, किसने रात चौहद्री अली की जान बचाई है। मुनीब हर कीमत में सौबिया से मिलना चाहता था क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि सोफिया हवेली में है। इस्ना ने जिद शुरू कर दी कि मैं भी तुम्हारे साथ हवेली जाऊंगी और अली भाई की खैर व खैरियत मालूम करूंगी, फिर जो भी होगा हम उसे कबूल करेंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। कुछ घंटों के बाद वो दोनों हवेली में चौहद्री मदरसर के सामने बैठे थे। मुनीब ने इससे माफ़ी मांगी कि मैंने आपकी बहन को साथ लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन हम एक दूसरे के बना नहीं रह सकते। चाहे तो हमें एक कर दो, चाहे तो एक साथ जान से मार डालो। अली ने उठकर मुनीर को गले लगाया और बोला कि मैंने वैसे बदतमीज़ी करके पहल की थी, अपनी हरकत की वजह से मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ और सूफिया का हाथ तुमसे मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगे। रही बात अशना और तुम्हें अपनी इकलौती बहन की खुशी में खुश हूँ। इस रात हवेली में चौहद्री मंदिर का सूफिया से, जबकि मुनीब का छोटी चौहद्रियानी इस्ना से निकाह सादगी से अंजाम पाया। लेकिन अगले दिन गांव में खास वाम की दावत थी जिसमें चौहद्री इसने ऐलान किया कि जब तक कालोसत अपनी सज़ा काट के जेल से बाहर नहीं आता तब तक इसकी बीवी
और बच्चों का हरज में उठाऊंगा। सोबिया की वफादारी ने सब कुछ बदल के रख दिया था। वो वाकई वफादारी थी। प्यारे नाजरीन, आप लोगों को ये नावल कैसा लगा? अगर आप लोगों को यह नावल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। ऐसे ही आपको मीज़े मीज़े के नावल आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपने उस नावल की शुरू वाली किस्तें नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर मोहब्बत का भरम के नाम से इसके सारे पार्ट्स देख सकते हैं।